ऐसा कोई सगा नहीं जेका हमने ठगा नहीं। गुजराती जोड़ी के बारे में ये कहावत आम है। बार बार ये कहा जाता है कि काम निकलने के बाद यानी यूज करने के बाद ये लोग किसी को भी चाय में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं। और ये खेल खाली बाहरी लोगों के लिए नहीं है बल्कि अपनों के साथ भी करने में माहिर है। सवाल यह है कि क्या बिहार में भी नीतीश कुमार के साथ वही खेला होने जा रहा है? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या अमित शाह नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे बनाने में सफल हो पाएंगे? आपको लग रहा होगा कि अरे भाई, अमित शाह के पास सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, इलेक्टोरल बॉन्ड का हजारों करोड़ रुपया है, पीएम केयर फंड का पैसा है, देश के बड़का बड़का धन्ना सेठ उनके साथ है, न्यायपालिका भी कथित रूप से नतमस्तक है और सबसे बढ़ चढ़ के चुनाव आयोग उनके कब्जे में है कथित रूप से। जब महाराज जैसे राज्य में वहां की दो स्थानीय पार्टियों को तोड़कर पुनः सत्ता में स्थापित हो सकते हैं तो बिहार कौन खेत की मूली है? बिहार में उस नीतीश कुमार को निपटाना कितना कठिन है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको कुछ होश हवास नहीं है। अधिकारी के कपार पे गमला रख देते हैं, भरे मंच पर महिलाओं को असहज कर देते हैं। यदि आप ये सोच रहे हैं तो ये सोचने से पहले अपने दिमाग में एक बात रखिए कि भैया ये बिहार है, यहाँ चिड़िया भी एक पंख से उड़ता है, दूसरे से अपनी इज्जत बचाता है। सवाल यह है कि क्या गुजराती जोड़ी एक पंख से उड़ते हुए दूसरे से अपनी इज्जत बचा पाएगी? क्या नीतीश कुमार का पत्ता काट के बिहार में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री बनाने का अटल बिहारी वाजपेयी का सपना पूरा हो जाएगा? या फिर नीतीश कुमार जिन्होंने तीसरे नंबर की पार्टी होते हुए भी बिहार में अपनी ठसक को बनाए रखा, वो गुजराती जोड़ी को मात दे देंगे? क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में बिहार में राजनीतिक हलचल बहुत गंभीर रूप से बदल चुका है। बड़े उलटफेर के संकेत और कहा जा रहा है कि ये उलटफेर दिल्ली की सत्ता को भी डगमगा सकता है। क्या क्या चर्चा हो रही है उस पर तो बतियाएंगे ही, साथ ही ये भी देखेंगे कि बिहार में कैसे एक घटना ने पूरी कहानी को पलट दिया है। जो छटके थे उनको इकट्ठा कर दिया है, जो भटके थे उन्हें एकजुट कर दिया है, उसे भी समझेंगे। ये भी देखेंगे कि कैसे बीजेपी के स्टार प्रचारक बिहार में फुस होते हुए नजर आ रहे हैं। और इन सब के बाद चर्चा केंचुआ की करेंगे कि उसका क्या हाल चाल है। वैसे हाल तो आपको पता है, चाल समझना जरूरी है। बिहार चुनाव को लेकर एकदम आसान भाषा में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। उधर तेजस्वी यादव ने बहुत तगड़ा वाला ऐलान कर दिया है, यानी एनडीए की काट 10,000 रुपए का काट ढूंढ निकाला है। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, इसीलिए आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। और बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप वरिष्ठ पत्रकार उमाशंकर सिंह का ये ट्वीट देखिए। इन्हें पत्रकारिता का दशकों पुराना अनुभव है। एनडीटीवी में लंबे वक्त तक पत्रकारिता करते रहे। 4 दिन पहले इन्होंने ट्वीट किया था कि 12 सांसदों के साथ नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इसके बाद लगभग 13 घंटे पहले, वीडियो शूट होने से 13 घंटे पहले ही इन्होंने एक और ट्वीट किया और लिखा कि बिहार की राजनीति में कई अंदरूनी समीकरण बहुत तेजी से बदल चुके हैं। और इसके बाद लगभग 1 घंटे के अंतराल पर इन्होंने एक और ट्वीट किया, लिखा कि एक अहम दावा, चुनाव के बाद बिहार में जो राजनीतिक उथल पुथल होने वाली है उसका असर केंद्र तक देखने को मिलेगा। एक बार फिर से सुनिए, एक अहम दावा करते हुए इन्होंने लिखा है कि चुनाव के बाद बिहार में उथल पुथल होने वाली है और उसका असर केंद्र तक देखने को मिलेगा, यानी दिल्ली की सरकार तक देखने को मिलेगा और बिहार में भयंकर उथल पुथल होने की संभावना है। इसके थोड़ी देर बाद एक और ट्वीट इन्होंने किया कि लालन के पांव बेशक पालन में दिखने लगते हों, परवरिश करने वालों के हाथ में भी दूध का बोतल होता ही है। यानी ललन सिंह भले ही गुजराती जोड़ी के पाले में खेलते हुए नजर आ रहे हों, उनके इशारे पर चलने लगे हों, डांस करने लगे हों, जेडीयू में रहते हुए बीजेपी के लिए काम कर रहे हों, लेकिन जिन नीतीश कुमार ने ललन सिंह को फर्श से अर्श तक पहुंचाया है उन्होंने भी तो कुछ न कुछ अपने हाथ में रखा ही होगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले 2 दशक से बिहार की राजनीति में यदि हम देखें तो नीतीश कुमार का सबसे बड़ा टारगेट क्या है? एक ही है और वो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपना कब्जा। चाहे उसके लिए आरजेडी का साथ लेना हो चाहे बीजेपी का, समय समय पर उल्टी पलटी मारते रहे और हर बार टारगेट एक का था, क्या? बिहार का सीएम बने रहना। पिछले चुनाव में भले ही तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बना दिया मगर सीएम की कुर्सी से चिपके रहे। इसलिए बार बार कहा जाता है कि बिहार में विपक्ष बदलता है, सरकार नहीं। सरकार यानी नीतीश कुमार जब भी कुर्सी छोड़ने को मजबूर होते हैं, भाजपा आंख दिखाती है तो आरजेडी के साथ सीएम बन जाते हैं, आरजेडी से कोई तकलीफ हो जाए तो बीजेपी के साथ सीएम बन जाते हैं, लेकिन सीएम बने रहते हैं। अब आप सोचिए कि यदि नीतीश कुमार के सबसे बड़ा टारगेट ही बीजेपी के निशाने पर आ जाए, बीजेपी उनकी कुर्सी पर ही हमला बोल दे, सीएम की कुर्सी छीनने का प्लान सेट कर ले, तो फिर नीतीश कुमार के आगे रास्ता क्या है? बात साफ है। गुजराती जोड़ी ने क्लियर कट दिखा दिया है कि अब की बार नो मोर नीतीश कुमार।
मगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक जो बात अमित शाह कह रहे थे, भाजपा के नेता कह रहे थे, अब वही बात ललन सिंह बोलने लगे। यानी चुनाव के बाद विधायक मुख्यमंत्री को चुनेंगे। अब सवाल यह है कि अमृतकाल में विधायकों की इतनी हैसियत कब से हो गई कि वो मुख्यमंत्री का चुनाव करें? क्या हमने पिछले चुनाव में देखा नहीं कैसे राजस्थान में पर्ची निकलती है और वहां की पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा की कद्दावर नेता वसुंधरा राजे चौंक जाती हैं, भजन लाल शर्मा का नाम देखते ही उनके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। वैसे ही खेल हमने मध्य प्रदेश में देखा। मोहन यादव को कौन जानता था? कम से कम इतना तो नहीं जानता था कि वो कभी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। क्या वो विधायकों की पसंद थे? जवाब है नहीं। छत्तीसगढ़ में देखिए, क्या किसी ने सोचा था कि रमन सिंह को इतना बेआबरू करके बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा और एक ऐसा मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा जिसका नाम आज भी ज्यादातर लोगों को याद नहीं। और तो और हरियाणा को याद करिए, साथ में दिल्ली को, जो कि एकदम ताजा उदाहरण है। किसने सोचा था कि जो महिला सोशल मीडिया पर गाली देने को मशहूर है वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी लोकतंत्र की अम्मा की राजधानी की मुख्यमंत्री बना दी जाएंगी? ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कल्पना किया था? क्या आज भी आप ये कह सकते हैं कि रेखा गुप्ता दिल्ली के विधायकों की पसंद है? यानी देश का बच्चा बच्चा जानता है कि बीजेपी में विधायक और सांसद माने कुछ नहीं रह गया है। वही है वही जो मोदी शाह रच रखा। और बिहार में चुनाव से ठीक पहले मोदी शाह ने दिखा दिया है कि हमें जो रचना था रच चुके हैं। याद करिए, महाराष्ट्र में भी वोटिंग से पहले कहा गया था कि चुनाव के बाद विधायक तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। हाँ, चुनाव हम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में उनके चेहरे पर लड़ रहे हैं। चुनाव के बाद क्या हुआ सबको पता है। फडणवीस कुर्सी पर बैठा दिए गए और शिंदे के परिंदे उड़ा दिए गए। तो बिहार में जब अमित शाह की भाषा जेडीयू के नेता बोलने लगे, और न सिर्फ भाषा बोलने लगे बल्कि प्रधानमंत्री के साथ जिस चुनाव गाड़ी पर नीतीश कुमार को होना चाहिए वहां ललन सिंह खड़े हो जाएं, तो इशारा साफ है कि नीतीश कुमार भी गुजराती जोड़ी का खेल समझ चुके हैं। कहीं ना कहीं उन्हें पता चल गया है कि कुर्सी खतरे में है, और जब जब नीतीश कुमार की अपनी कुर्सी खतरे में आती है तब वो कुछ मामलों में खामोश हो जाते हैं। जब भी कुछ सोचते हैं, प्लान करते हैं तो दूरी बनाने लगते हैं। हाल फिलहाल में उन्होंने मंचों से दूरी बनाई, मैनिफेस्टो पर कुछ नहीं बोला और प्रधानमंत्री के साथ रोड शो में यानी गाड़ी में खड़ा होने नहीं गए। अब सवाल यह है कि यदि नीतीश कुमार समझ चुके हैं कि उनके साथ क्या होने जा रहा है तो वो कर क्या सकते हैं? सारी मशीनरी अमित शाह के हाथों में, खुद चुनाव आयोग उनके हाथों में है। और चर्चा यह है कि बीजेपी किसी भी तरीके से बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन जाना चाहती है ताकि गुजराती जोड़ी के करीबी राज्यपाल अमित शाह को सरकार बनाने का न्योता दें और अमित शाह अपना ऐतिहासिक खेल करते हुए नया इतिहास बना दें बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बनाने का। सवाल यह भी है कि गुजराती जोड़ी तो दूसरी पार्टियों को तोड़ने, उनके विधायकों को, सांसदों को खरीदने में माहिर है, तो क्या नीतीश कुमार की अपनी पार्टी बचेगी कि वो पलटी मार के इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए, महागठबंधन में? क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बार बार कह रहे हैं कि हमने अपना मुख्यमंत्री तेजस्वी को घोषित कर दिया है, नीतीश कुमार अगर पलटी मारेंगे तो महागठबंधन में उनके लिए कोई जगह नहीं है। हालांकि ये सब कहने सुनने की बातें हैं, जब सरकार बनाने का टाइम आता है तो बहुत कुछ हो जाता है। बिहार में एक और चर्चा चल पड़ी है कि अमित शाह ने कथित रूप से निर्देश दिया है कि जेडीयू को निपटाओ, बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाओ। अब आपके मन में आएगा कि अगर नीतीश कुमार ने पलटी मार दिया तो केंद्र की सरकार भी हिल जाएगी, क्योंकि 12 सांसद हैं उनके, मोदी सरकार के एक मजबूत स्तंभ है यानी बैसाखी है, तब तो केंद्र की सरकार भी डगमगा सकती है। शायद यही चर्चा वरिष्ठ पत्रकार उमाशंकर सिंह भी करना चाहते हैं कि बिहार में जो उथल पुथल होगी उससे दिल्ली भी हिलेगी। उधर एक चर्चा यह भी है कि सूत्रों के हवाले से इंडिया गठबंधन ने अपना सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए लालू परिवार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना सकता है। और यदि नीतीश कुमार बहुत कमजोर स्थिति में आ गए तो यह भी कर सकते हैं कि महागठबंधन की सरकार में नीतीश कुमार के बेटे को उप मुख्यमंत्री वगैरह बना दिया जाए, कुछ पावरफुल चीजें दे दी जाए, क्योंकि बेटे की लॉन्चिंग अभी बाकी है। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार उनका भविष्य भी देखेंगे, क्योंकि यदि बीजेपी ने अपने दम पर सरकार बना लिया तो सबसे ज्यादा नुकसान जेडीयू का होगा और नीतीश कुमार का व्यक्तिगत होगा। नीतीश के बेटे के राजनीतिक करियर की गाड़ी चलने से पहले ही पावर ब्रेक में रुक जाएगी। एक महत्वपूर्ण एंगल यह भी है नीतीश कुमार के बेटे वाला मामला, मगर इसकी चर्चा बहुत कम है। सामने से भले ही नीतीश कुमार कुछ वो कहते हों, लेकिन बेटे का ख्याल किसे नहीं आएगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि लालू परिवार कभी भी नीतीश कुमार के खिलाफ गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करता। उनके बेटे के लिए तो हमेशा प्रेम के फूल झड़ते हैं, भाई भाई बताते हैं। यानी बिहार के इस चुनाव में यदि किसी का सब कुछ दांव पर लगा है, अपना भूतकाल, वर्तमान और बेटे का भविष्य दांव पर लगा है, तो वो है नीतीश कुमार। उनकी कुर्सी और बेटे का भविष्य, इन दोनों को ही बीजेपी रौंद देना चाहती है। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से देश में राजनीतिक तूफान लाने को तैयार हैं? और समझने वाली बात यह है कि अगर भाजपा खुलेआम नीतीश कुमार को सीएम घोषित कर भी दे तो भी इनकी बातों पर भरोसा कौन करेगा? तो कुल मिलाकर
मिलाकर अब सारी कहानी चुनाव आयोग पर टिकी है कि वो कितनी ईमानदारी से चुनाव कराएगा, वोटों की गिनती करेगा, रिजल्ट देगा। दुनिया जानती है कि भाजपा हर एक लेवल पर अपना गणित सेट करती है। अब सोचिए कि जब चुनाव आयोग ही भाजपा के हिसाब से काम कर रहा है तो खेला कितना बड़ा है। चुनाव पर्यवेक्षकों और उसके सिलेक्शन में केंचुआ ने कितना बड़ा खेल किया है। भाजपा शासित राज्यों से कैसे भर भर के अधिकारी बिहार में लाए गए हैं, उस पर एक रिपोर्ट आई है। अगले वीडियो में हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जरूर देखिएगा। कैसे कैसे आईएएस आईपीएस कथित रूप से चुनिंदा तरीके से भाजपा स्टेट से बिहार में भेजे गए हैं। फिलहाल खाली नेताओं की बात करते हैं। जंगल राज को याद दिलाकर बीजेपी वोट लेने निकली थी, लेकिन दुलार चंद यादव की हत्या ने और उसके बाद अनंत सिंह को जैसी व्यवस्था बिहार सरकार और पुलिस से मिल रही है, उसने एक साफ संदेश दे दिया है कि वर्तमान सत्ता अगड़े बाहुबलियों के आगे झुकी हुई है। और न सिर्फ झुकी है बल्कि लेटी हुई है। आप इन तस्वीरों में देखिए, जब अनंत सिंह को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है तब वो किस तरह से जा रहे हैं। दूसरा, एक पुलिस वाला हाथ में टेबल फैन और एक हाथ में सूटकेस लिए जा रहा है। आरजेडी का कहना है कि सूटकेस में अनंत सिंह का अंडरवियर बनियान है, यानी बिहार पुलिस एक हत्यारोपी का अंडरवियर बनियान, कच्चा बनियान ढो रही है, पंखा ढो रही है। तो कुल मिलाकर बिहार में यादव समाज के लोग जो कहीं इधर उधर हिंदुत्ववादी विचारधारा के प्रभाव में भटक गए या फिर किसी अन्य प्रभाव में भटक गए, उन सबको ये बात समझ में आ गई है कि यादव समाज का आदमी चाहे जितना मजबूत हो जाए, उनके ऊपर थार चढ़ाइए दिया जाएगा और चढ़ाने वालों के साथ पूरी सत्ता खड़ी हो जाएगी। सोचिए कि रात में प्रधानमंत्री के साथ ललन सिंह रोड शो करते हैं और सुबह सुबह अनंत सिंह के लिए वोट मांगने चल देते हैं और 30 किलोमीटर का लंबा रोड शो करते हैं सम्राट चौधरी के साथ मिलकर। इतनी गाड़ियों का काफिला निकलता है कि बवाल हो जाता है। रोड शो में 48 गाड़ियों का प्रयोग किया गया। जब सवाल उठे तो मोकामा में ललन सिंह और सम्राट चौधरी पर एफआईआर हो गई। पटना के एसएसपी ने बताया कि बिना परमिशन वाली गाड़ियों को जब्त किया गया। रोड शो के दौरान 10 गाड़ियों की परमिशन थी, लेकिन इन दोनों के काफिले में 48 गाड़ियां शामिल हुई। और तो और जनता के बीच जाकर मोदी के दूत ललन सिंह कह रहे हैं कि अब हम सबको अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़ना है, विपक्ष को हराना है। तो विपक्षी कहने लगे हैं कि अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़ना है, इसका क्या मतलब है? क्या AK-47 लेकर चुनाव लड़ना है, अपराध करना है, गोली चलानी है, बवाल करना है, मारपीट करना है? आखिर अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़ने का मतलब क्या है? और इतना ही नहीं, ललन सिंह ने तो यहां तक बयान दे दिया है कि विपक्ष के लोगों को वोटिंग के दिन घर से बाहर ही मत निकलने देना। बहुत हाथ गोड़ जोड़े तो कह देना कि चलो हमारे साथ वोट गिरा के चले आना। यानी सरेआम चुनाव आयोग, चुनावी प्रक्रिया और पूरे प्रशासन पर धब्बा लगा रहे हैं। खुद ललन सिंह जो कि मोदी सरकार के मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं, यानी खुलेआम एक वर्ग की ठसक दिखाने की कोशिश हो रही है। उधर अगड़ा प्लस दलित का जो कॉम्बिनेशन पिछले लगभग 20 साल से बिहार में सत्ता में है, उसमें भी दरार होती हुई दिख रही है। क्योंकि नीतीश कुमार के कोर वोटरों को लग रहा है कि इस बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, और यदि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो बीजेपी में केवल अगड़ों का वर्चस्व होगा सत्ता में, जो कि बीजेपी ने अपने टिकट बंटवारे में भी दिखा दिया है। 50% टिकट लगभग उसने अगड़ी जातियों को दे दिया। यानी यदि हम जातीय समीकरण को देखें तो महागठबंधन का समीकरण मजबूत होता हुआ दिख रहा है, एनडीए का समीकरण बिगड़ रहा है जनता के बीच। ध्यान रखिएगा, चुनाव आयोग की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कॉपी जांचने वाला मास्टर बिका हुआ है, यह हम सबको पता है। बिका हुआ ना होता तो चुनाव के बीच लाखों महिलाओं के खाते में पैसा नहीं जाता और बीजेपी को आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने की अनुमति नहीं मिलती। तो कुल मिलाकर बात वही है कि जो जमीन पर चर्चा है कि अगर नीतीश कुमार नहीं तो अति पिछड़ों का वोट एनडीए से दूर होगा। अल्पसंख्यक समुदाय पहले से ही नीतीश कुमार से किनारा कर रहा है, क्योंकि पूरे देश में भाजपा ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ तांडव किया। वक्फ संशोधन मामले में भी हमने देखा नीतीश कुमार की पार्टी ने अपना ही बंटाधार करवा लिया भाजपा के साथ खड़े होकर, और यही ललन सिंह भरी संसद में बीजेपी नेताओं से भी आगे निकलकर वक्फ संशोधन पर समर्थन दे रहे थे। यानी मुस्लिम वोटों के छिटकने का जो भी अंदेशा था, यानी जेडीयू को जो मुस्लिम वोट मिलते थे, वो भी इस बार इनसे दूर होते हुए दिख रहे हैं। खुद नीतीश कुमार लगातार मजारों में जाकर चादर चढ़ाते थे, मगर इस बार वो खेल बिगड़ गया है और एक मुस्त महागठबंधन की तरफ अल्पसंख्यकों का वोट जा सकता है। बिहार में मुस्लिम 17% के आसपास हैं, बड़ी संख्या है। यानी आरजेडी का एमवाई समीकरण तो मजबूत है ही, अति पिछड़ा भी उनके साथ जाते हुए दिख रहा है। इसके बावजूद तेजस्वी यादव अपने कार्यक्रम में जब बात करते हैं तो इन मुद्दों पर नहीं, बल्कि ऐसे मुद्दों पर जो सबके लिए लाभकारी हैं। जब हर घर सरकारी नौकरी देने की बात हो रही है तो वो अगड़ा पिछड़ा अल्पसंख्यक यादव कुर्मी सबके लिए है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि माई बहनों को एक मुश्त 30,000 रुपया देंगे। सरकार बनी तो सभी सरकारी कर्मचारियों को 70 किलोमीटर के भीतर ही ट्रांसफर मिलेगा। साथ ही साथ किसानों के लिए सिंचाई बिल्कुल मुफ्त होगी। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि अगर हमारी सरकार बनी तो 1 साल का पूरा पैसा यानी 30,000 रुपया एक साथ महिलाओं के खाते में भेज दिया जाएगा। यानी 2500 रुपया महीना देने का जो वादा तेजस्वी यादव ने अपने मैनिफेस्टो में किया है, अब उनका कहना है कि सरकार बनते ही जनवरी के 14 तारीख को 2025 का पूरा पैसा इकट्ठे महिलाओं को दे देंगे, ताकि 30,000 रुपए का प्रयोग महिलाएं अपने हिसाब से
से कर सकें। जीविका दीदी कम्युनिटी मोबिलाइजर को अस्थायी कर देंगे, उन्हें 2000 महीना देंगे। तेजस्वी यादव ने एक और बड़ा वादा कर दिया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा। साथ ही साथ सभी सरकारी कर्मियों को अपने गृह जिला से 70 किलोमीटर के अंदर ही पोस्टिंग दी जाएगी। सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, पैक्स प्रतिनिधि को जनप्रतिनिधि का दर्जा देंगे और पैक्स अध्यक्षों को मानदेय भी दिया जाएगा। यानी वादे करने में तेजस्वी यादव पीछे नहीं हट रहे हैं। भाजपा जेडीयू ने 10-10 हजार देने का वादा किया है, तो इन्होंने इकट्ठे 30 हजार देने की बात कह दिया है। यानी अब महिलाएं गणित लगाएंगी कि 10 हजार तो मिल ही गया है, 30 हजार और मिल जाएगा 2 महीना बाद। उधर हमारे विश्वगुरु ने बिहार चुनाव में भी अपना गाली वाला कार्ड निकाल दिया है। राहुल गांधी ने पिछले दिनों कहा था कि प्रधानमंत्री वोट के लिए डांस भी कर सकते हैं स्टेज पे चढ़ के। छठ पूजा से उनका कोई लेना देना नहीं, खाली नाटक कर रहे हैं पूजा के नाम पर। अब इस बात को हमारे विश्वगुरु ने यानी नॉन बायोलॉजिकल ने घुमा दिया है। हमेशा की तरह भयंकर थेथराई दिखाते हुए कह रहे हैं कि आरजेडी और कांग्रेस को लोग विदेशी त्यौहार मनाते हैं और छठ को गरियाते हैं। अब आप दर्शक बताइए कि बिहार में चुनाव लड़ने वाली कोई भी पार्टी, कोई भी नेता क्या छठ को गाली दे सकता है? मगर कहा जाता है कि मरता क्या न करता। हुजूर के पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो अपना गाली वाला चैप्टर खोलकर बैठ गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह घुसपैठिया वाला, आतंकियों वाला चैप्टर खोल के बैठ गए हैं, पाकिस्तान का रट्टा लगा रहे हैं। और यूपी के सीएम पप्पू गप्पू में लगे हुए हैं। बात सही है, जब 20 साल और 11.5 साल के डबल इंजन के बाद भी आपके पास अपना हिसाब देने के लिए कुछ न रहे तो पप्पू गप्पू ही करना पड़ता है। मगर कुल मिलाकर मैंने बार बार कहा है, एक बार फिर से कह रहा हूं कि 14 तारीख को क्या होगा ये चुनाव आयोग को पता है, ज्ञानेश कुमार को पता है और उनके मलिकार को पता है। मलिकार कौन है ये आप सबको पता है, क्योंकि अमित शाह लगातार कह रहे हैं कि 14 तारीख को दोपहर 1 बजे आरजेडी कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ऐसी बातें आप विपक्ष के किसी नेता की जबान से कभी नहीं सुन सकते कि वो टाइम तक बता दें कि किस टाइम कौन जीतेगा कौन हारेगा। अब याद करिए, भाजपा के सीट बंटवारे यानी एनडीए के सीट बंटवारे के बाद मैंने जो हिसाब किताब बताया था कि बीजेपी ने खुद 101 सीटें लेकर चिराग पासवान को लगभग 2.5 दर्जन सीटें दे दिया। और यदि महाराष्ट्र का फार्मूला यहां लगा तो शायद नीतीश कुमार पलटी मारने की स्थिति में भी नहीं रह पाएंगे। जमीन पर हालात भले ही उनके पक्ष में थोड़े बहुत हों, मगर सीएम की कुर्सी हो या दिल्ली की कुर्सी, सब कुछ रिजल्ट पर निर्भर करता है। अब तक की परिस्थितियों को देखकर यह कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं अगर उन्हें सीएम नहीं बनाया गया तो, मगर पलटी मारने की स्थिति में होंगे कि नहीं ये तो 14 तारीख को केचुआ बताएगा। और यदि नीतीश कुमार ने पलटी मारा तो ऐसा भी नहीं है कि 12 के 12 सांसद ललन सिंह या जेडीयू के किसी अन्य बीजेपी नेता के कहने पर एक साथ पार्टी छोड़ देंगे या इस्तीफा दे देंगे। लेकिन अमृतकाल है भैया, कुछ वो हो सकता है, पैसे में बहुत ताकत होती है। अब देखते जाइए, समय समय पर आरजेडी और बीजेपी को रास्ते लगाने वाले नीतीश कुमार खुद को रास्ते लगने से कैसे बचाते हैं और पटना से लेकर दिल्ली तक कैसा तूफान मचाते हैं, क्योंकि अब उनका हाल करो या मरो वाला हो चुका है। गैर तो गैर सही, अपनों ने भी आंख दिखा दिया है। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।